अब हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूट्रस के बारे में। तो जो यूट्रस क्या होता है? पेल्विक कैविटी में पाया जाने वाला खोखला एवं मौसल अंग होता है। मतलब ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? खोखला होता है और मौसल अंग होता है, मतलब मांस से निर्मित होता है, जिसका आकार होता है नाशपाती के जैसा। ये नॉर्मल एडल्ट में है, कोई भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं है, तो इसका जो आकार होता है वह कैसा होता है? नाशपाती के जैसा होता है। एक एडल्ट मादा के जो गर्भाशय की लंबाई है वो होती है 3 इंच 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 इंच एवं 5 सेंटीमीटर, और जो मोटाई है वो होती है 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर। सामान्य अवस्था में इसका वजन कितना होता है? 50 से 60 ग्राम होता है, जो कि गर्भावस्था की पूर्ण अधिक टर्म के दौरान बढ़कर 900 से 1000, मतलब जो नॉर्मल यूट्रस का जो वेट होगा वो होगा 50 से 60 ग्राम। अब जो प्रेगनेंसी के दौरान, जो टर्म के दौरान जब इसका वेट नाप हो जाता है 900 से 1000 ग्राम। गर्भाशय मूत्राशय के पीछे तथा मलाशय के आगे होता है। गर्भाशय कहाँ रहता है? यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके पीछे और रेक्टम के आगे स्थित होता है। ये इसकी पोजीशन है। अब आते हैं कि पार्ट्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला है फंडस। तो आते हैं फंडस के बारे में पढ़ते हैं। गर्भाशय का जो ऊपरी चौड़ा डोम शेप्ड भाग होता है वो क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। इसके नीचे दोनों ओर गर्भाशयिक नलिकाएं आकार खुलती है। मतलब क्या है? जो गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा वाला जो डोम शेप्ड का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। और दूसरा है बॉडी, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं काय। यह गर्भाशय का प्रमुख भाग होता है। नीचे की ओर यह भाग संकरा होता है और संकरा होते हुए चला जाता है और इसका निचला तथा सबसे संकरा भाग इंटरनल ऑस कहलाता है। मतलब जो बॉडी का निचला तथा सबसे संकरा भाग क्या कहलाएगा? इंटरनल ऑस कहलाता है, जो सर्विक्स में पाया जाता है, जो कि मतलब सर्विक्स के साथ निरंतर रहता है। अब आता है सी, मतलब सर्विक्स। ये भी क्या है? गर्भाशय का पार्ट ही होता है। इसे नेक ऑफ द यूटेरस कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि नेक ऑफ द यूटेरस किसे कहते हैं? तो सर्विक्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? सर्विक्स को। इसकी जो आकृति है, स्ट्रक्चर पूछे तो बेलनाकार होता है, और गर्भाशय की बॉडी तथा सर्विक्स के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। क्या कहलाता है? जो गर्भाशय के बॉडी और सर्विक्स का जो बीच में होता है वो होता है इस्थमस। जिस स्थान पर गर्भाशय ग्रीवा योनि में खुलता है, मतलब जिस स्थान पर जो गर्भाशय ग्रीवा है वो क्या, जहाँ पे योनि में वो खुलता है वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ऑस कहलाता है। मतलब इस प्रकार सर्विक्स इंटरनल ऑस द्वारा गर्भाशय की बॉडी से तथा बाह्य ऑस द्वारा योनि से संबंधित रहती है। अब बात है नेक्स्ट, यूटेरस में कितनी लेयर पाई जाती है? तो पहला होता है पेरीमेट्रियम। यह गर्भाशय की सबसे जो बाहरी परत होती है वो क्या कहलाती है? पेरीमेट्रियम, जो कि पेरिटोनियल परत होती है। अब दूसरा है मायोमेटेरियम। यह बीच में पाया जाता है, मतलब मध्यावरण होता है, जो कि स्मूथ मसल्स फाइबर के द्वारा निर्मित होता है। यह गर्भाशय के चारों तरफ पाई जाने वाली सबसे मोटी लेयर होती है। तो सबसे मोटी लेयर कौन सा होती है? तो वो होती है मायोमेटेरियम। इसमें जो रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स भी उपस्थित होते हैं। अब आते हैं किसमें? एंडोमेटेरियम। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ चलते हैं एंडोमेटेरियम के बारे में। तो क्या है? यह गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है। तो सबसे आंतरिक परत क्या होती है? एंडोमेटेरियम। याद करने का तरीका है कि लास्ट में एंड लिखा है, मतलब लास्ट वाला ये होगा। इसमें जो ब्लड वेसल्स तथा श्लेष्मा स्रावी ग्रंथियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसमें अधिक मात्रा में पाई जाएंगी। अब आते हैं गर्भाशय का सपोर्टिंग संरचना है, मतलब गर्भाशय को सपोर्ट किधर किधर से मिलता है। तो क्या है? गर्भाशय पेल्विक कैविटी में स्थित होता है तथा इसकी जो सामान्य स्थिति वो क्या होती है? एंटीवर्टेड होती है। जब अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाएंगे ना तो आपका जो यूटेरस है उसको मतलब बताता है उसमें पोजीशन की कैसा है। उसमें नॉर्मल तो पेल्विक हो गया भाई, क्या है? एंटीवर्टेड एवं एंटीफ्लेक्स्ड होती है। क्या होता है? गर्भाशय का जो
स्थिति है जो समान नॉर्मल होती है वो होता है एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड होती है। पेल्विक कैविटी में गर्भाशय को समान स्थिति में बनाए रखने में इसके चारों तरफ पाए जाने वाले अंग पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां लिगामेंट्स आदि सहायक होती है। मतलब इसको जो पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां मसल्स और लिगामेंट्स क्या करती हैं, उसको सहायता प्रदान करती है। अब आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, कहाँ आ रहा है, और पढ़ते हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। क्योंकि मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देख रही हूँ, सारा नहीं देख रही हूँ। तो फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं? यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ये गर्भाशय के पार्श्व तरफ से निकलती हैं तथा इनकी लंबाई लगभग 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। तो फैलोपियन का लेंथ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर या 4 इंच। कितना हो जाएगा? 4 इंच। 4 इंच। अब आते हैं फैलोपियन ट्यूब को और किन किन नामों से जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला होता है इंटरस्टेटियल पार्ट। क्या होता है? इंटरस्टेटियल पार्ट। जो फैलोपियन ट्यूब का यह भाग गर्भाशयी दीवार में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? जो फैलोपियन ट्यूब का जो ये पार्ट है, तो इंटरस्टेटियल पार्ट होता है, वो होता है यूट्राइन वॉल में स्थित होता है। दूसरा क्या? इस्थमस। यह फैलोपियन ट्यूब का गर्भाशय में खुलने वाला भाग होता है। मतलब जो ये पार्ट कहाँ खुलता है? गर्भाशय में खुलता है। कौन सा पार्ट? तो इस्थमस पार्ट। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच। अब बात करते हैं एम्पुला के बारे में। तो यह फैलोपियन ट्यूब का घुमावदार भाग होता है, जो कि लगभग कितना होता है? 2 इंच होता है। अब आते हैं इनफंडिबुलम। मतलब यह फैलोपियन ट्यूब का फनल या कीप के समान चौड़ा भाग होता है। कैसा होता है? ये होता है चौड़ा भाग। ये तो हमने लंबा पढ़ा था, घुमावदार पढ़ा। ये क्या है? ये चौड़ा भाग है, जो कि पेल्विक कैविटी में अंडाशय के समीप होता है। कहाँ होता है? जो इनफंडिबुलम है वो होता है अंडाशय के समीप खुलता है। इसके अंतिम भाग से जो अंगुलिनुमा उभार फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिमरी कहते हैं। इनमें से सबसे लंबा उभार ओवेरियन फिमरी कहलाता है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें जो लंबा वाला भाग होता है वो क्या कहलाएगा? ओवेरियन फिमरी कहलाता है, जो कि क्या करता है? अंडाशय के बाहरी पोल से जुड़ा हुआ रहता है। अब आते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के कार्य के बारे में। फैलोपियन ट्यूब की पेशीय परत में होने वाली क्रामानुकुचन गति तथा म्यूकस मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले रोमों की गति अंडे की फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचाने के दौरान होने वाली गति में सहायक होती है। मतलब फैलोपियन ट्यूब किस किस में हेल्प करती है? तो पेरिस्टेटियल मूवमेंट में, तथा जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो रोमों की गति पाई जाती है अंडे की फैलोपियन ट्यूब से जो गर्भाशय तक जाने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन में। मादा के जो अंडाशय से स्रावित अंडे के पुरुष के शुक्राणु से मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन की प्रक्रिया भी होती है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में। अब आते हैं जाइगोट के बारे में। फैलोपियन नलिकाएं निषेचन प्रक्रिया के पश्चात मादा के अंडे एवं पुरुष के शुक्राणु से मिलने से क्या बनता है? युग्मनज की गर्भाशय तक गति में सहायक होती है। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? जाइगोट को भी निर्माण में हेल्प करता है। इसके साथ ये समाप्त हो